मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी भाग थर्ड, डेवलपमेंट बायोलॉजी। टॉपिक है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। हम देखते हैं अधिकांश जंतुओं में कुछ खोए हुए या क्षतिग्रस्त अंग या भाग का पुनः जो है वो सही हो जाना रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। छोटे जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। जैसे जैसे जंतुओं का विकास होता गया है वैसे वैसे पुनरुद्भवन कम होने लग जाता है। पुनरुद्भवन निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। कारकीय पुनरुद्भवन। स्तनियों में रक्त के रक्ताणु केंद्रक विहीन होते हैं, अतः इनका जीवन सीमित होता है। दिन भर में अनेक रक्ताणु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु स्वस्थ व्यक्ति में इसकी संख्या स्थिर रहती है। इसी प्रकार नासा उपकला, आहार नाल, जनन नाल की आंतरिक कोशिकाएं भी समय समय पर बदल दी जाती है। यह प्रक्रिया कारकीय की सामान्य वृद्धि या रखरखाव के अंतर्गत रखी जाती है, जो लगभग नियमित रूप से चलती रहती है। तो सामान्य सी बात हो गई पुनरुद्भवन। कोई भी पुरानी जो है वो कोशिकाएं, उसकी जगह नई कोशिकाओं को स्थापित करना, क्षतिग्रस्त भाग की पुनः जो है वो निर्माण होना या खोए हुए अंग का पुनः निर्माण होना रीजनरेशन कहलाता है। क्षतिपूरक अभिवृद्धि दूसरा प्रकार है क्षतिपूरक अभिवृद्धि। अनेक बार कुछ प्रकार की हानियों की भरपाई या क्षतिपूर्ति कारकीय पुनरुद्भवन के द्वारा पूर्ण की जाती है। उदाहरण के लिए स्तनधारियों की वृक्क काट देने पर एक नया वृक्क नहीं पनपता है, किंतु उसके स्थान पर बाकी बचा हुआ किडनी आकार में बढ़कर दोनों वृक्कों का कार्य संभाल लेता है। यकृत को क्षति पहुंचाने पर भी यही परिणाम दिखाई देता है। इस प्रकार जंतु खोए हुए भागों की क्षतिपूर्ति अभिवृद्धि करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि लीवर और किडनी का छोटा सा भाग काट दिया जाए तो उसकी वापस से जो है वो क्षतिपूर्ति या हो जाती है। हमारे घाव लग जाने पर, छोटी मोटी चोट लग जाने पर वापस उसकी जो है वो पुनरावृत्ति हो जाती है, वापस घाव सही हो जाता है। तो यह क्षतिपूरक प्रकार की पुनरावृत्ति है। पुनः पूरक या पुनः स्थापन पुनरुद्भवन तीसरा प्रकार है। पुनः पूरक या पुनः स्थापन पुनरुद्भवन। चोट लगने पर कुछ समय बाद घाव पुनः भर जाता है। इसी प्रकार छिपकली की कटी हुई पूंछ पुनः परिवर्धित हो जाती है। यह एक प्रकार का अंगों की पुनर्स्थापना, रीस्टोरेशन या मरम्मत, रिपेयर है। इस प्रकार का पुनरुद्भवन पुनः स्थापित करने वाला है। जीव के टूटे, खोए या नष्ट हुए अंगों या ऊतकों की मरम्मत या पुनः प्राप्ति ही पुनरुद्भवन है। दूसरे शब्दों में खोए हुए भागों की मरम्मत या पुनर्भरण की प्रक्रिया ही पुनरुद्भवन कहलाती है। पुनरुद्भवन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनरेशन। पुनरुद्भवन के समय लगभग वही प्रक्रम देखने को मिलते हैं जो कि व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन के समय देखे जाते हैं। इस प्रकार यह संरचना विकास प्रक्रमों का पुनः जागरण है। ऐसा कायांतरण व पुनरुद्भवन के समय ही होता है। इसके उपरांत भी यह पुनरुद्भवन व्यक्ति वृत्तीय परिवर्धन से कुछ भिन्न है, क्योंकि पुनरुद्भवन करने वाली कोशिकाएं भ्रूण की कोशिकाओं की तरह प्लूरिपोटेंट
बहु सक्षम नहीं होती। साथ ही पुनरुद्भवन जिन कार्यकीय वातावरण में होता है वह भी भ्रूण से अलग है। क्योंकि रीजनरेशन में हम कह रहे हैं व्यक्तिवृत्ति है और जातिवृत्ति है, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। व्यक्तिवृत्ति है व्यक्ति विशेष के गुणों में जो परिवर्तन होता है। जातिवृत्ति है परिवर्धन जो जाति के लक्षण हैं, वो जाति के लक्षणों का विकास होना जातिवृत्तीय परिवर्तन है। पुनरुद्भवन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुनः प्लस उद्भवन। री मीन्स अगेन, जनरेशन प्रोडक्शन या ऑर्गन मीन्स खोए हुए अंगों का वापस से जो है वो प्राप्त होना। पुनरुद्भवन करती कोशिकाएं वयस्क के ऊतकों से प्राप्त होती है। यह वयस्क की त्वचा से ढकी रहती है तथा वयस्क के रक्त प्रवाह जो हार्मोन युक्त है से ही यह पोषण प्राप्त करती है। भ्रूण को वयस्क से दूर परिवर्तित होता है, इससे हर रहकर भी उसमें ऊतकों से संपर्क हो जाता है। पुनरुद्भवन से संबंधित कुछ तथ्य निम्न प्रकार है। यह पुनरुद्भवन की विशेषताएं। पुनरुद्भवन संरचना विकास प्रक्रमों का पुनः जागरण है, परंतु यह व्यक्तिगत परिवर्तन से भिन्न होता है। पुनरुद्भवन में विभेदित कोशिकाएं निर्विभेदित होकर पुनः विभेदित होती है। यह प्रक्रिया मेटाप्लेशिया कहलाती है। पुनरुद्भवन प्राकृतिक क्षतियों, दुर्घटनाओं या प्रयोगकर्ता द्वारा की गई क्षति के परिणाम स्वरूप होता है। मीन्स प्राकृतिक क्षति, यदि जैसे छिपकली को हम देखते हैं कि छिपकली के ऊपर यदि हम आक्रमण करते हैं तो बिना उसके लगे भी वह अपनी पूंछ को त्याग देती है। वो उसका एक सुरक्षात्मक तरीका है, अपनी सुरक्षा करने का तरीका है, जिससे शिकारी जो उसके पीछे पड़ा हुआ है छिपकली के पीछे, वो भ्रमित हो जाए। तो इस तरह से छिपकली की पूंछ पुनः जो है वो आ जाती है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक पुनरुद्भवन है। क्षति या दुर्घटना, हम बहुत बार जो है वो देखते हैं कि हमें थोड़ी सी जो है वो दुर्घटना में चोट लग जाती है, हाथ पे, पैर पे या अन्य कहीं स्थान पर। वो समय के साथ में वो चोट धीरे धीरे सही हो जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग जातियों या वर्गीय समूहों में अलग अलग होती है। उदाहरण, एक हाइड्रा के छोटे से भाग से संपूर्ण हाइड्रा बन सकता है। एक सैलेमेंडर में ऐसा नहीं होता, परंतु उसका कटा हुआ पाद पुनः परिवर्तित हो सकता है। जबकि एक मनुष्य में उपरोक्त दोनों क्षमताएं नहीं होती, जबकि शरीर के घाव जरूर बढ़ जाते हैं। कहने का यहाँ तात्पर्य है, प्रत्येक जंतु में पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग होती है। छोटे जंतुओं में पुनरुद्भवन अधिक पाया जाता है, बड़े जंतुओं में पुनरुद्भवन कम पाया जाता है। जैसे अमीबा का हम एग्जाम्पल लें, यदि अमीबा के 2 हिस्से कर दिए जाएं, 3 हिस्से कर दिए जाएं, 4 हिस्से कर दिए जाएं या अनेक हिस्से कर दिए जाएं, लेकिन उसमें केंद्रक का थोड़ा सा भी भाग हो तो उससे नया अमीबा बन जाता है। हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। यदि हाइड्रा के 2 हिस्से कर दिए जाएं, 4 हिस्से कर दिए जाएं तो भी नए हाइड्रा का निर्माण होगा। जंतु का विकास होने के साथ साथ में पुनरुद्भवन की क्षमता घटती जाती है, कम होती जाती है। जैसे मनुष्य में केवल छोटी चोट लग जाना या अन्य छोटी क्षति की ही पूर्ति हो पाती है। एक ही जाति के जंतुओं में भी पुनरुद्भवन को सामान्यतः जंतु की आयु को प्रभावित करती है। उच्चतर जंतुओं में आयु बढ़ने पर पुनरुद्भवन की क्षमता घटती है। सामान्य सी हम बात भी करते हैं। छोटे बच्चे, मनुष्य में भी बात करें, छोटे बच्चों में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है और वयस्क एवं बुजुर्ग होने के साथ साथ में पुनरुद्भवन की क्षमता घटती जाती है। छोटे बच्चों को चोट लग जाना, छोटे बच्चों को फ्रैक्चर हो जाना, वो जल्दी से जो है वो रिकवर हो जाती है। जबकि एक बुज़ुर्ग को चोट लग जाना, बुज़ुर्ग को फ्रैक्चर हो जाना भी
आसानी से सही नहीं होती है। तो जंतुओं में एज के आधार पर भी पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग होती है। एक जाति के जंतु में किसी एक ही समय विभिन्न प्रकार के ऊतकों की पुनरुद्भवन क्षमता एक समान नहीं होती। उदाहरण, मनुष्य की पेशी व तंत्रिका कोशिकाओं में अन्य कोशिकाओं की तुलना में कम पुनरुद्भवन पाया जाता है। और हम मनुष्य की कोशिकाओं में भी यदि जो है वो बात करें तो सबसे कम पुनरुद्भवन तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है। माना जाता है कि तंत्रिका कोशिकाएं जो भ्रूणावस्था में ही विकसित होती है उतनी ही है, केवल थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। पुनरुद्भवन के प्रकार। विभिन्न जंतुओं में पुनरुद्भवन विभिन्न क्षमताओं व विभिन्न प्रकार से होता है। फिर भी मोटे तौर पर हम इन्हें दो प्रकार से जो है वो बांटते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। यह वर्गीकरण मॉर्गन T.H. मॉर्गन 1901 द्वारा दिया गया। पुनरुद्भवन दो प्रकार का है, मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस। नंबर 1 मॉर्फोलेक्सिस या अंगांतरण। स्पंजो फाइलम पोरिफेरा तथा हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा आदि में पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, मतलब बहुत अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। इससे शरीर के क्षतिग्रस्त या टूटे हुए भाग न सिर्फ पुनः विकसित हो जाते हैं परंतु इनके शरीर के एक छोटे से भाग से भी संपूर्ण जंतु का विकास हो जाता है। इस प्रकार के पुनरुद्भवन में कटे हुए स्थान पर पुनरुद्भवन ब्लास्टेमा का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के पुनरुद्भवन को मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन कहा जाता है। ऐसा पुनरुद्भवन सिर्फ जंतुओं के निम्नतर संघों में ही पाया जाता है। इस प्रकार के पुनरुद्भवन की तुलना वनस्पति के कायिक जनन क्षमता से की जा सकती है। हालांकि सामान्यतः ऐसे जंतु इस विधि से प्रजनन नहीं करते हैं, इनमें केवल रीजनरेशन की ही क्षमता पाई जाती है। दूसरा है अभिरूपांतरण एपीमॉर्फोसिस। यदि जंतु में पुनरुद्भवन की इतनी क्षमता हो कि वह शरीर के टूटे हुए या क्षतिग्रस्त अंगों का पुनरुत्पादन कर ले, परंतु शरीर के प्रत्येक टूटे अंग से संपूर्ण जंतु का विकास न कर पाए, इस तरह के पुनरुद्भवन को एपीमॉर्फोसिस कहलाता है। मेलोमॉर्फोसिस या मॉर्फोलेक्सिस में तो किसी टूटे हुए भाग से दूसरे जंतु का ही निर्माण हो जाता है, लेकिन एपीमॉर्फोसिस में जंतु का जो क्षतिग्रस्त भाग है उस क्षतिग्रस्त भाग का ही पुनर्उत्पादन किया जाता है। यह उच्चतर जंतुओं की विशेषता है, परंतु जैसा पहले हम बात कर चुके हैं, जंतुओं के सभी वर्गों में यह क्षमता समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए एन्यूरा के लार्वा व यूरोडेला के एम्फीवियाई जंतुओं की टांगें यदि काट दी जाए तो पुनः विकसित हो जाती है। यह क्षमता सरीसृपों में नहीं होती है। सरीसृपों में छिपकलियों की पूंछ पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यह क्षमता यूरोडेल जंतुओं में भी मिलती है। स्तनियों व पक्षियों में उपरोक्त दोनों प्रकार के पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। स्तनधारियों में घावों के पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इस प्रकार पुनरुद्भवन की क्रियाविधि, उदाहरण, प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी हम आगे जो है वो बात करेंगे। धन्यवाद।